गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग रीढ़ की हड्डी का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस एकांकी का यानी जो आपने यह एकांकी पढ़ा रीढ़ की हड्डी और जो पूरी कहानी पढ़ा, तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको इसका क्या उद्देश्य, मतलब समाज को, ये जो जगदीश चंद्र बासु जो लेखक हैं वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इस एकांकी को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि इस एकांकी का उद्देश्य है कि स्त्री शिक्षा का समर्थन। और जिस समय यह एकांकी लिखी गई, हो सकता है कि उस समय समाज में ऐसी स्थिति हो महिलाओं के प्रति जो लोग स्त्री शिक्षा का समर्थन न करते हों। और लेखक ने राम स्वरूप जैसे पात्र द्वारा स्त्री शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया है। उमा जैसी मुखर युवती के माध्यम से ऐसे लोगों को सचेत किया है जिनके मन में नारी जाति के लिए आदर सम्मान का कोई विभाव नहीं होता है। गोपाल प्रसाद जैसा अधेड़ आयु का व्यक्ति जो सोचता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनने के योग्य नहीं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश करना भी ज़रूरी है। तो मेन उनका उद्देश्य यही है। और नारी का एकमात्र मार्ग यही है कि उमा जैसी युवतियाँ समाज में आगे आएं और अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाएं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ें। गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों के मुंह पर शब्दों का ऐसा तमाचा लगाएं कि फिर कभी भी कोई नारी का अपमान और उनकी शिक्षा का विरोध करने का साहस न रखे। ठीक है, आइए फिर से आंसर देखते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य है कि स्त्री शिक्षा का समर्थन। और जिस समय यह एकांकी लिखी गई हो सकता है क्या हम अभी भी आगे भी देख रहे हैं कि उस समाज में ऐसी स्थिति है कि जब लोग मैक्सिमम आप देखेंगे गांव में जाएंगे या किसी इंटीरियर जगह पे जाएंगे या किसी शहरों में भी आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्त्री शिक्षा के प्रति खिलाफ रहते हैं। वो क्या होता है कि लड़कियां थोड़ा बड़ी होती हैं तो घर के कामकाज में लगा देते हैं। ऐसे भी तबके के लोग हमारे समाज में रहते हैं, तो वो लोग स्त्री शिक्षा का समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ पे लेखक राम स्वरूप जैसे पात्र द्वारा स्त्री शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया है। जैसे उन्होंने समाज में एक संदेश दिया है कि स्त्री की शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उमा जैसी मुखर युवती के माध्यम से ऐसे लोगों को सचेत किया है जिनके मन में नारी जाति के लिए आदर और सम्मान हो और कोई भी भाव न हो इसके सिवा। गोपाल प्रसाद जैसे अधेड़ आयु के व्यक्ति जो सोचता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनने के योग्य नहीं होती हैं, ऐसे व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश उन्होंने किया है। इस एकांकी का उद्देश्य है कि नारी का एकमात्र मार्ग यही है कि उमा जैसी युवतियाँ जो हैं वो समाज में आगे आएँ और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँ। गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों के मुंह पर शब्दों का ऐसा तमाचा लगाया कि फिर कोई भी नारी का अपमान और उनकी शिक्षा का विरोध न कर सके। ठीक है, तो ये आपका इस एकांकी का उद्देश्य, यानी जो ये नाटक है उसका उद्देश्य यही है कि समाज में महिलाओं को उन्होंने एक संदेश दिया है, उन्हें जागरूक करने का, शिक्षा के प्रति समर्थन करने का, उत्साहित करने का और पूरे सहजता से शिक्षा प्राप्त करने का उन्होंने एक संदेश दिया है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा प्रदान करने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन है, आप भी जानते होंगे कि समाज में महिलाओं को गरिमा दिलाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले हम लिखेंगे, पहला है कि सर्वप्रथम हम स्वयं महिलाओं को सम्मान करके समाज में आदर्श स्थापित करेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसी शिक्षा का पक्ष लेकर के उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कराने के लिए संघर्ष करेंगे। तीसरा लिखेंगे कि महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के अत्याचार एवं अन्यायों का डट कर सामना करेंगे और उनका विरोध करेंगे। अगला लिख सकते हैं कि सामाजिक समारोह में महिलाओं को मंच पर सम्मानपूर्ण स्थान देंगे, सबसे पहला स्थान देंगे मंच पर। और सबसे ज़रूरी यह है कि दहेज विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो लोग दहेज लेते हैं, जो लालची होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो उनका हम विरोध करेंगे। और आखिरी लास्ट है कि साहसी महिलाओं की प्रोत्साहित करेंगे। जो महिलाएं ऐसी हैं
उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हम उनकी अवमानना करेंगे या अपमान करेंगे। होता क्या है समाज में कि जो महिलाएं खुल करके सामने आती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, तो ये पुरुष प्रधान देश है ना, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उन महिलाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं कि महिलाएं तो बाहर जाती है, यहाँ जाती है, वो जाती है, ये करती है। सरासर ये गलत है। हर इंसान का अपना अधिकार होता है अपनी बातों को रखने का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम फिर से रिपीट करते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समाज में महिलाओं को गरिमा दिलाने के लिए हम अनेक प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। आप पहला लिखेंगे कि सबसे पहले हम स्वयं महिलाओं को सम्मान करके समाज में आदर्श स्थापित करेंगे। दूसरा है स्त्री शिक्षा का पक्ष लेकर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कराने के लिए संघर्ष करेंगे। महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों एवं अन्यायों का विरोध करेंगे। सामाजिक समारोह में महिलाओं को मंच पर सम्मानपूर्ण और सबसे पहला स्थान देंगे। और नेक्स्ट है कि दहेज विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। हम उसका, जो लोग दहेज लेंगे उनका हम विरोध करेंगे और साहसी महिलाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो हम खुलकर उस पर भी ऐसे लोगों का विरोध करेंगे और महिलाओं का हम सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब स्टूडेंट्स, मैंने कहा था आपसे कि मेरे संघ की औरतों का हम 2 क्वेश्चन बचा है, उसको हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे संघ की औरतें का हमने हेडिंग दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम प्रश्न पढ़ते हैं, इसका हम आंसर बताएंगे आपको। इसे आप लोग का छूट गया होगा, उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब यहाँ पे देखिए मेरे संघ की औरतों का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आइए हम आंसर देखते हैं कि जीवन में वो लोग, पाठ के आधार पे क्या हम ऐसे भी समाज में, जीवन में वो लोग समाज में श्रद्धा का पात्र होते हैं जिनके जीवन मूल्य व जीवनादर्श बहुत ऊँचे होते हैं, जिनकी सोच और जिनके आदर्श बहुत ऊँचे होते हैं। नैतिकता जीवन जीने का आधार होता है, जो नैतिकता होता है उनके जीने का आधार होता है। लेखिका की जो नानी थी, जिन्होंने कभी भी अंग्रेज़ी हुकूमत का हमेशा उन्होंने मुखर विरोध तो अंदर से किया, पर भी उनका हमेशा जो है लेखिका ने, नानी जिसने कभी अंग्रेज़ी हुकूमत का मुखर विरोध न करके भी ऐसा विरोध किया कि वो सभी की पूज्य बन गई। उन्होंने कभी खुल कर के सामने तो विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंदर से ऐसा विरोध किया कि उनको देखने के बाद लगता था कि वो जो है अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद नहीं करती थी। लेखिका की परदादी अपने अपरिग्रह के गुण के कारण सभी की श्रद्धेय बनी। जो लेखिका की परदादी थी वो अपने गुणों के कारण सभी की श्रद्धा की पात्र बनी। इस प्रकार जो लोग लीक से हटकर दृढ़ निश्चय के साथ अपना जीवन यापन करते हैं वो सदा ही लोगों के लिए आदरणीय और श्रद्धा और पूजनीय होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि जीवन में वो लोग समाज में श्रद्धे के पात्र होते हैं जिनके जीवन मूल्य व जीवन आदर्श बहुत ऊँचे होते हैं। नैतिकता जिनके जीवन का आधार होता है। लेखिका की नानी जिसने कभी अंग्रेज़ी हुकूमत का मुखर विरोध न करके भी ऐसा विरोध किया कि वो सभी की पूज्य बन गई। लेखिका की परदादी अपने गुणों के कारण सभी को श्रद्धेय बन गई। इस प्रकार जो लोग लीक से हटकर दृढ़ निश्चय के साथ अपना जीवन यापन करते हैं वो सदा ही लोगों के लिए आदरणीय और पूजनीय होते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार करना है। तो आइए आंसर देखते हैं कि इस कथन के आधार पर दोनों के व्यक्तित्व की उदारता, साहस, दृढ़ निश्चय का आभास होता है। बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रूढ़िवादी लोगों में रह करके भी नारी जागृति के लिए उन्होंने अभिनय किया, कई नाटक तैयार करवाए। कर्नाटक के छोटे से कस्बे में 3 भाषाओं की शिक्षा देने वाला स्कूल खुलवाया। लेखिका की बहन बरसात में अकेले ही स्कूल चली गईं। इस प्रकार के व्यक्तित्व अपनी मौलिक प्रतिभा के धनी होते हैं। अपने स्वतंत्र सोच के कारण समाज में अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक बार फिर इसका देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इस कथन के आधार पर दोनों के व्यक्तित्व
को अलग अलग रूप दिया जाता है। दोनों के व्यक्तित्व को ये दर्शाया जाता है कि दोनों कहते कि दोनों जो है साहसी थी, उदार थी और दृढ़ निश्चय उनके अंदर दृढ़ निश्चय का पूरा उनका जो है आभास था। बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया में रूढ़िवादी लोगों में रह करके भी नारी जागृति के लिए उन्होंने अभिनय किया और कई नाटक तैयार करवाए। कर्नाटक के छोटे से कस्बे में 3 भाषाओं की शिक्षा देने वाला स्कूल खुलवाया, जो आपने पढ़ा भी था कि उन्होंने स्कूल खुलवाने में कितनी भी मेहनत किया था, कितने पापड़ बेले थे। ठीक है। और लेखिका की बहन बरसात में अकेले ही स्कूल चली गई। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो बिल्कुल कहानी में अलग से उभर कर आता है, तो अपनी वो मौलिक प्रतिभा के धनी होती हैं और वो जो जिस तरह से उन्होंने लोगों के मना करने पर भी वो अकेले स्कूल चली गई, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व अपनी मौलिक प्रतिभा के धनी होते हैं। अपनी स्वतंत्र सोच के कारण समाज में अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर। मेरे संग की औरतों का भी आंसर है और मैंने उसका रीढ़ की हड्डी का भी आंसर करा दिया है। अब आपका ये चैप्टर क्लोज होता है, ख़त्म होता है। मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, आई थिंक अब हम ग्रामर शुरू करेंगे, तो फिर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।